हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में बेटा आपके सामने दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। देखो क्या बोला है इसमें कि लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ये है एग्जाम्पल 3। मतलब आपको √2 को नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब देखो, आपने अभी तक परिमेय संख्याओं को तो प्रदर्शित किया है छोटी क्लासों में कि जैसे भिन्नात्मक अगर कोई संख्या है तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, अगर कोई दशमलव में संख्या है तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर्स को आपने रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अगर इरेशनल नंबर आ जाए यानी अपरिमेय संख्या आ जाए तो फिर उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखो, √2 क्या है, आपको पता है अच्छे से कि √2 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए बेटा देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अभी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा एग्जांपल नंबर 3 का, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, इसके एकदम मिडिल में आप क्या बनाओगे, 0। और आपको पता है कि 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या करो, 1 इंच का या तो 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 इंच का कोई गैप लेके और इक्वल डिस्टेंस पर नंबर शो करो, ठीक है। जैसे मान लो आपने 1 इंच की डिस्टेंस पर, जैसे मान लेता हूं मैं कि ये 1 है, फिर यहाँ पर ये 2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप इधर ड्रॉ करोगे तो ये -1 और ये -2, इतना सफिशियंट है अपने लिए। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया +∞ और ये हो गया -∞। अब आपको क्या करना है, देखो इसने क्या बोला है कि √2 को आपको शो करना है नंबर लाइन पर। अब आप एक चीज अच्छे से समझ लेना कि जब भी आपको किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना है तो पहले आप उसे कैसे करोगे, आप उसे करोगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो जैसे आपको पता है कि √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, √2 = 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इस पूरे का √, ऐसे लिख सकता हूं क्या। कैसे लिखा, देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और इस पूरे का क्या √, तो ये कितना हो गया √2। अब ऐसे लिखा क्यों मैंने, उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है, देखो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, यानी कर्ण का वर्ग लंब के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर √2 तो क्या हो गया बेटा, हाइपोटेन्यूज हो गया यानी कर्ण हो गया, ठीक है। और ये 1 क्या हो गया, बेस यानी आधार हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आ गई। अब आपको पता है कि जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में मान लो कि मैंने इसको नाम दिया ABC, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर बेस कितना माना है 1, तो ये बेस हो गया इसका 1, ठीक है। परपेंडिकुलर भी कितना माना है 1, तो ये परपेंडिकुलर भी कितना हो गया 1। अब आप हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हो, 1 स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे निकालते हो। तो आप कैसे निकालोगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये मिला के कितना हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 यानी इस पूरे का √, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इस पूरे का √, तो कितना आ गया बेटा √2, और यही तो हमें चाहिए था। तो इसका मतलब इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बेटा √2, ठीक है। तो बस इसी की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो आपको क्या करना है कि 0 से 1 इंच का आर्क फिल करो। अब आपने ऑलरेडी ही 1 इंच की डिस्टेंस पर ये ले रखा है, तो 0 से 1 इंच का आर्क कौन सा आ गया बेटा, ये आ गया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया इसका बेस, और ये बेस कितना है 1 यूनिट है। वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर 1 इंच जो भी है, जो भी आपने लिया है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट का क्या हो गया इसका बेस। अब बेस अगर 1 यूनिट का है तो परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट का है। अब ये भी अगर 1 यूनिट का है तो ऑब्वियसली बात है, परपेंडिकुलर कैसा होता है बेटा, राइट एंगल बनाते हुए होता है, समकोण बनाते हुए होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर D की हेल्प से एक राइट एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपने राइट एंगल ड्रॉ किया D की हेल्प से, ठीक है। ये बन गया राइट एंगल, क्लियर। अब आपको यहां से इस पॉइंट से, जैसे मान लो इसको आपने नाम दे दिया O,
इसको नाम दे दिया मान लो ए। तो आपको क्या करना है, ए से OA के बराबर ही यहाँ पर ये क्या करना है, एक आर्क कट करना है। क्यों OA के बराबर, क्यों OA के बराबर का मतलब ये नहीं है कि आपको इसके बराबर ही करना है। OA के बराबर मैंने इसलिए बोला क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर दोनों कैसे हैं बेटा, सेम है। तो यहाँ पर जब आपने बेस 1 का लिया, परपेंडिकुलर भी किसका लोगे, 1 का लोगे। तो देखो जैसे ये आर्क कितने की थी, 1 की थी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये आर्क कट की, कहां से, पॉइंट ए से मैंने जब ये आर्क कट की, मान लेते हैं कि ये आर्क यहाँ पर कट होती है, ठीक है। और इसको नाम दे देता हूं मान लो सी, क्योंकि बी तो मैंने बेस को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको मान लो मैंने नाम दे दिया सी। अब आपको क्या करना है कि सी को ओ से मिला देना है। तो जैसे ही आप सी को ओ से मिलाओगे तो ये क्या बन गया बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सी को जैसे ही आपने ओ से मिलाया तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस कितने का था, 1 का, ये परपेंडिकुलर भी कितने का है, 1 का। तो अगर बेस भी 1 का है, परपेंडिकुलर भी 1 का है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बेटा, √2 आ गया। यानी ओसी जो लाइन है वो कितनी आ गई, √2 आ चुकी है। क्लियर है। अब ये ओसी जो आया है वो √2 आया। इसने बोला था लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, इसने बोला था नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √2 तो आ गया लेकिन नंबर लाइन पर नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन तो ये है और √2 ओसी आया, मतलब ऊपर की तरफ आया। तो आप क्या करो कि ओसी के बराबर रेडियस लेकर के और एक सर्किल बना दो। भाई सर्किल की सारी रेडियस इक्वल होती हैं, तो सर्किल का मतलब आपको सर्किल का मतलब कंप्लीट सर्किल नहीं बनाना है। कंप्लीट सर्किल आप चाहो तो बना सकते हो, गलत नहीं होगा, बट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक आर्क फिल कर देनी है, ठीक है। तो जैसे देखो ओसी के बराबर आपने आर्क ली और उस आर्क को ऐसे घुमाते हुए और ऐसे एक सर्किल की फॉर्म में बना दिया, ठीक है। इस तरह से ऐसे सर्किल की फॉर्म में बना दिया। प्रोटेक्टर से इसको, सॉरी उससे कंपास से इसको बनाओगे तो ये बना दिया। अब आपको पता है कि सर्किल की सारी रेडियस कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये OC जब √2 का है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो इसको मैं नाम दे दूं D, तो OD भी कितना हो जाएगा, √2। यानी जहां पर ये नंबर लाइन को कट कर रहा है ये सर्किल, वहां पर क्या होगा बेटा, √2 होगा। क्लियर है। ये था √2 का पूरा कंस्ट्रक्शन। क्लियर है। कंस्ट्रक्शन को आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, जो जो काम आपने किया है वो आप लिख सकते हो। क्लियर है। तो इस तरह से आप √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। यहां पर जो सबसे मेन चीज है बेटा वो ये है, √2 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, परपेंडिकुलर और बेस में कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये था √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब हम देखते हैं √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास √2 को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि √3 को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे इसकी तरह जब स्प्लिट करते हैं तो कैसे करते हैं √3 को, देखो मैं बताता हूँ। मैं ये डायग्राम नहीं मिटा रहा क्योंकि वापस हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी √2 को, तो बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो देखो √3 को आप लिख सकते हो बेटा √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का √। क्यों लिखा है ऐसे, देखो √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2, क्योंकि स्क्वायर से √ कैंसिल, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और इस पूरे का क्या है √। तो √2 प्लस 1 कितना हो गया, √3 हो गया। तो इसलिए √3 को मैंने √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे करके स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो जब इसको ऐसे स्प्लिट किया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो आप इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, या फिर आप इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, एक बात एक ही है, ठीक है। तो जैसे मान लेता हूं, मैंने ऐसे मान लिया कि √2 को तो क्या मान लिया बेटा, बेस मान लिया, और इसको क्या मान लिया, परपेंडिकुलर मान लिया, ठीक है। तो देखो आप देख पा रहे हो कि OC क्या है, √2 है। तो OC √2 है तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, इसका बेस हो गया, ठीक है। OC मतलब ये जो √2 के लिए जो काम किया था ना, √3 के लिए हमें ये काम वापस करना पड़ेगा, क्योंकि बेस √2 है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो ये काम वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो √3 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए बेटा √2 के लिए हमने जितना काम किया था वो काम हमें रिपीट में √3 के लिए करना है, ठीक है। मैं वहां से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक। तो ये OC तो क्या आ गया बेटा, बेस आ गया √2, ठीक। उसके बाद में क्या करोगे, जैसे आपने यहां से परपेंडिकुलर बनाया था 1 इंच का या 1 यूनिट का, सिमिलरली आप यहां से परपेंडिकुलर बनाओगे किस पर, AC पर। AC पर आपने परपेंडिकुलर बनाया और मान लेते हैं, सॉरी AC पर नहीं, OC पर, सॉरी OC पर बनाना है। तो OC पर आपने परपेंडिकुलर बनाया और मान लेते हैं कि वो परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि OA के बराबर, यानी 1 इंच का या 1 सेंटीमीटर का जो भी आपने यूनिट लिया उसका आपको आर्क फिल करना है, ठीक है। आर्क फिल करके मान लेते हैं कि वो आर्क यहाँ पर कट करता है, यहाँ कट करता है।
तो अब आप क्या करोगे, ओ को और इससे मिला दोगे। जैसे ये डी था तो इसको नाम दे दिया मैंने ई, तो ओ को ई से मिला दो। अब आप देख पा रहे हो कि ओ सी कितना है, √2 है, और ई सी कितना है बेटा, ये कितना है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3। इसका मतलब ओ ई कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, ओ ई √3 आया। तो अब आप क्या करोगे कि ओ ई के बराबर आर्क फिल करके और इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करोगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जब सर्कल आप ड्रॉ करोगे वो सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, वो सर्कल कुछ हद तक ऐसे बनेगा, और ये सर्कल जहां पर ये नंबर लाइन को कट करेगा, मान लेता हूं मैं उसको नाम दे देता हूं एफ, यहां पर होगा बेटा √3। क्लियर है? तो √3 के लिए आपको √2 को बनाना आना चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को वापस रिवाइज करके देख लेना, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले आप √2 का बनाओगे, उसके बाद में परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, 1 यूनिट का आर्क फिल करोगे, और जहां पर ये 1 यूनिट का आर्क कट करता है उसको ओ से मिलाओगे, और ओ ई के बराबर रेडियस फिल करके और एक सर्कल बनाओगे, और वो सर्कल जहां पर नंबर लाइन को कट करेगा वहां पर क्या होगा बेटा, √3 होगा। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 3 तो पहले करवा दिया, और ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 4। क्लियर है? तो चलिए, ये तो आपके दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, और सारे इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इनके आंसर है, पहला तो ट्रू फॉल्स है, और बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, देखो एक एक करके बात करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं ये सही हैं या गलत हैं। ठीक है, ये बताना है आपको, सत्य वाले मान सकते हैं आप। जस्टिफाई और आंसर, मतलब आपको आपका आंसर जस्टिफाई भी करना है कि आप अगर सही बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, मतलब उसका रीजन बताना है आपको। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब आप ध्यान करो, जब हमने रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो रियल नंबर के लिए हमने बोला था बेटा कि सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल ये दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। यानी परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं को मिला के वास्तविक संख्या बोलते हैं। जबकि ये क्या बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, यानी सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। नहीं, गलत बात है, सॉरी, सही बात है। सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर दोनों सेट से मिलकर बनता है, इरेशनल और रेशनल दोनों से मिलकर बनता है। तो इसलिए आप ऐसे समझ लो, अगर वेन डायग्राम की हेल्प लेना चाहूं मैं, तो वेन डायग्राम में भी आपने देखा था कि जैसे ये तो हो गया रियल नंबर, और यहाँ पर क्या था बेटा, इरेशनल नंबर था। तो इसने क्या बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर, तो इरेशनल का मतलब आप इरेशनल, रियल मतलब अंदर से बाहर जा रहे हैं, और अंदर से बाहर जाना तो अलाउड था, तो ये क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया। ठीक है, अब इसके अगर आंसर के जस्टिफाई की बात करूं मैं कि आंसर को कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि जो रियल नंबर है वो किसका सेट होता है बेटा, रेशनल और इरेशनल का सेट होता है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल का सेट होता है, तो इसलिए सारे के सारे इरेशनल क्या हो जाएंगे बेटा, रियल नंबर हो जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप कि पहला स्टेटमेंट है वो आपकी समझ में आ चुका होगा कि पहला स्टेटमेंट 101% कैसा है, सही है। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, यानी नंबर लाइन पर जो पॉइंट बने होते हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं, √m की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, यहां पर गलत बात हो गई। क्यों हो गई, देखो सॉरी, इसने बोला है कि √m की फॉर्म में होते हैं। देखो जैसे मैं बात करूं, ये नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसने क्या बोला है कि √m की फॉर्म में होते हैं। भाई हमें पता है कि हम √-2 की वैल्यू नहीं पता हमें, क्योंकि ये नंबर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, सॉरी इमेजिनरी है। ठीक है, √-4 यानी माइनस वाले जो भी नंबर है, नेगेटिव में जो भी नंबर है वो अंडर की फॉर्म में नहीं हो सकते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि माइनस वाले कोई भी नंबर √m की फॉर्म में नहीं हो सकते। ठीक है, √m की फॉर्म में हमने, जब मैंने नंबर का क्लासिफिकेशन आपको बताया था उस टाइम पर मैंने ये चीजें बताई थी कि अगर अंडर के अंदर माइनस वाली संख्या आ गई तो वो संख्या वास्तविक संख्या नहीं रहती है, जबकि संख्या रेखा पर जो भी संख्या होती है वो सारी कैसी होती है, वास्तविक होती है।
तो अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो वो वास्तविक नहीं है, और वास्तविक नहीं है मतलब वो संख्या रेखा पर नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जो बोला है कि अंडर रूट m की फॉर्म में प्रत्येक नंबर को लिखा जा सकता है, ये कैसा है बेटा? गलत। गलत बात हो गई। क्लियर है? ये गलत हो गया, और रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ये कैसा हो गया बेटा? गलत हो गया। क्यों? इसने बोला सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं। भाई सारे रियल इरेशनल नहीं होते, कुछ रेशनल भी होते हैं। क्लियर है? कुछ रेशनल भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और इसके जस्टिफिकेशन में आप लिख सकते हो कि रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्लियर है? रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल दोनों का सेट होता है, ना कि अकेले इरेशनल का। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बेटा? गलत हो गया। आई होप के ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी इसने पूछा है कि क्या सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब ध्यान करो, मैंने जब इंटीजर्स के आपको टाइप बताए थे तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव इंटीजर को बेटा आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसने पूछा है कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अंडर रूट अगर हम लें तो वो अंडर रूट इरेशनल होगा। भाई हमने ये चीज पढ़ी है ना कि जैसे अंडर रूट 2 है वो कैसा है? इरेशनल है। अंडर रूट 5 है कैसा है? इरेशनल है। तो इसने पूछा कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर के अंडर रूट इरेशनल होंगे। तो आगे क्या बोला? इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। यानी फिर अगर आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आपको एक एग्जांपल भी देना है जिसका अंडर रूट एक इरेशनल नंबर ना होकर के क्या हो? रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो ये तो हम ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम जानते हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो वो इरेशनल नहीं होता है, कुछ का रेशनल भी होता है। कैसे? जैसे देखो इसने बोला ना कि कुछ एग्जांपल दो। आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो और उसका अंडर रूट निकाल लो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपने लिख दिया अंडर रूट 25, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 5। आपने ले लिया अंडर रूट 64, वैल्यू कितनी हो गई? 8। आपने ले लिया अंडर रूट 49, वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, और आपको पता है 5, 8, 7 ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है। तो इसलिए अगर अंडर रूट के अंदर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो फिर आप क्या बोलोगे कि इरेशनल है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो क्या बोलोगे? रेशनल है। ठीक है, तो इसलिए इसने पूछा आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, आंसर होगा नो। ठीक है, नो, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, आगे पूछा है इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। तो मैं इसने तो एक एग्जांपल के लिए बोला, मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल दे दिया, आप कितने भी एग्जांपल दे सकते हो। आपने लिख दिया अंडर रूट 81, आंसर कितना हो गया? 9। आपने लिख दिया अंडर रूट 100, वैल्यू कितनी आ गई? 10। आपने लिख दिया अंडर रूट 144, वैल्यू कितनी आ गई? 12। कितने भी लिख सकते हो आप, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लिख दो और उसका अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा इसने कि सो हाउ अंडर रूट 5 रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यानी अंडर रूट 5 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे अभी आपने अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को किया था, सिमिलरली आपको अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। अब देखो अंडर रूट 5 को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसे स्प्लिट कैसे करते हो। तो देखो अंडर रूट 5 को आप लिख सकते हो अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4, और 1 का स्क्वायर 1, और 4 और 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? सॉरी। अब देखो आपने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ की और उस नंबर लाइन पर बीच में बना दिया 0, और 1 इंच के गैप में मान लो आपने ये नंबर लिखे, तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, इधर -1, -2, और ये हो गया -इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो आपने यहाँ पर बेस कितना लिया है बेटा? 2, बेस 2 लिया है, तो इसका मतलब है यहां से 0 से लेके और 2 तक, ये तो क्या हो गया? इसका बेस हो गया। ठीक है, 2 यूनिट का तो इसका क्या हो गया? बेस हो गया। उसके बाद में अगर ये बेस है तो फिर परपेंडिकुलर कितना बचा? 1। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना बचा? 1। तो आपको क्या करना है कि 2 पर सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और आपने परपेंडिकुलर लिया कितना था? 1 का, तो 1 का परपेंडिकुलर लिया मतलब 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का यहाँ पर एक आर्क फिल करो। ठीक है, ये मान लो आपने 1 यूनिट का आर्क फिल किया। अच्छा, जैसे आप लोगों के क्वेश्चन में आते हैं दिमाग में कि
टू को ही बेस क्यों लिया, 1 को क्यों नहीं लिया, ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1 को बेस लेते हो तो फिर 2 सेंटीमीटर का ऊपर परपेंडिकुलर बनाओ, ठीक है। तो आप किसी को भी बेस ले सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करेगा, क्लियर है। उसके बाद में जैसे मान लो ये नाम हो गया O, इसका नाम दे दिया मान लो A, इसका नाम B तो बेस को दे दिया, तो मान लो इसका नाम दे देता हूं मैं C। O को C से मिला दो, आपने O को C से मिला दिया, ठीक है। अब OC कितना आ गया, देखो ये तो था सॉरी ये तो था 2 और ये था 1, तो अगर आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो √5 क्या आ गया, इसका हाइपोटेन्यूज आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है, OC के बराबर एक रेडियस OC रेडियस मान करके और एक सर्कल ड्रॉ करना है, और ऐसे करके जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे, ये आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये जहां पर इस नंबर लाइन को कट करेगा वहां पर क्या होगा बेटा, √5 होगा, ये है √5, इसको नाम दे देते हैं मान लो D, तो D पॉइंट पर √5 होगा। ये था √5 का कंस्ट्रक्शन, क्लियर है। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.2, और 1.2 एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाती है आपकी कंप्लीट। देखो बेटा एक्सरसाइज 1.2 तो हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आगे बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अगला जो अपना टॉपिक है वो रहेगा बेटा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब देखो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं बेटा। देखो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, जैसे मान लेते हैं 17/5, ठीक है। एक एग्जांपल मान लो मैंने लिखा आपके सामने 10/3, और एक एग्जांपल मान लो मैंने आपके सामने लिखा 22/7। ये मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है। अब इन तीनों एग्जांपल को आप ध्यान से देखो, मैं तीनों को डिवाइड करके आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने 17 को भाग दिया 5 से, भाई बटे में लिखने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो 17 को मैंने 5 से भाग दिया, तो देखो 5 3 15 और कितने बचे 2, यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगा दी, तो 5 चौके 20, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 10 को डिवाइड करना है 3 से, तो देखो 3 3 जा कितने हो गए बेटा 9, रिमाइंडर कितना हो गया 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 3 3 जा 9। कहने का मतलब आप इस डिवाइड को आगे कितना भी कंटिन्यू करते रहो, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक। अब इसको देखते हैं 22/7 को, तो 22 को आप डिवाइड करो 7 से, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, तो 30 हो गया, भाई पॉइंट लगा हुआ है तो 30 हो गया 3 से, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 7 8 जा 56। अब आप एक चीज समझना, यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया 4। आप एक चीज समझना, यहां पर आपको रिमाइंडर क्या मिल गया 0 मिल गया, यानी आप कह सकते हो कि यहां पर आपको शेषफल क्या मिल गया बेटा 0, रिमाइंडर r इक्वल्स टू 0। यहां पर आपको रिमाइंडर r नॉट इक्वल्स टू 0, यहां भी रिमाइंडर r नॉट इक्वल्स टू 0। आप इसको भी आगे कंटिन्यू करते जाओ, आपको पता है कि 22/7 किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, और पाई कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। आप इसको आगे कितना भी कंटिन्यू करते जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है दशमलव प्रसार क्या होता है, एक्चुअली में जो भिन्नात्मक संख्या है, यानी जो परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को दशमलव के फॉर्म में लिख देना, वही तो दशमलव प्रसार है, क्लियर है। तो आपने यहां से एक चीज नोटिस की होगी कि कुछ नंबर तो ऐसे हैं जिनमें शेषफल आपको 0 मिल रहा है, और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें आपको शेषफल 0 नहीं मिल रहा है, क्लियर है। बस इसी के बेस पर जिनका दशमलव प्रसार है बेटा वो 2 तरह का हो जाता है, और वो दो तरह का कौन सा हो जाता है दशमलव प्रसार, वो मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। तो आप एक चीज समझना कि जब भी हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार देखते हैं तो वो दशमलव प्रसार हमेशा 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है बेटा टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है।
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं समझो। देखो मैं बात कर रहा हूं दशमलव प्रसार की, ठीक है, दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। और ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो होता है बेटा दो तरह का। कौन कौन सा होता है देखो, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में पहले लिख देता हूं क्योंकि इसका हम आगे, चलो मैं पहले टर्मिनेटिंग लिख देता हूं। यानी इसको हम बोलते हैं बेटा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और इसको इंग्लिश में बोल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और ये मिलता कब है, ये मिलता है बेटा जब आपको रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0, ठीक है। अभी आपने देखा था जैसे मैंने 17/5 का जो एग्जाम्पल लिया था उसमें शेषफल आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया था। तो इसलिए वो कौन सा हो गया बेटा, शांत दशमलव प्रसार हो गया। जहां पर आपको शेषफल 0 मिल जाए, चाहे वो पॉइंट लगाने के बाद में मिले, लेकिन शेषफल 0 मिल जाए तो वो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो है वो कौन सा है बेटा, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार को हम कहते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब अशांत दशमलव प्रसार कब मिलता है आपको बेटा, ये मिलता है जब रिमाइंडर आपको 0 ना मिले, ठीक है। रिमाइंडर जब आपको 0 ना मिले यानी शेषफल 0 ना मिले, तब क्या मिलता है आपको, अशांत दशमलव प्रसार मिलता है। अब अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरह का हो जाता है। कौन सा, अगर मैं इसका आगे क्लासिफिकेशन करता हूं तो देखो ये दो तरह का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत अनवसानी आवर्ती, और एक हो जाएगा अशांत अनवसानी अनावर्ती। अगर मैं इसमें इंग्लिश की बात करूं तो ये हो जाएगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, अब इतना तो समझ जाना, ठीक है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डीई मतलब डेसिमल एक्सपेंशन। आप नॉन रिक्यूरिंग की जगह आप नॉन रिपीटिंग भी इसको बोल सकते हो, एक ही बात होगी। नॉन रिक्यूरिंग बोलो या नॉन रिपीटिंग बोलो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा आवर्ती है तो रिपीटिंग हो जाएगा, अशांत अनवसानी आवर्ती है तो रिपीटिंग हो जाएगा, अनावर्ती यहां पर है तो ये नॉन रिपीटिंग यहां पर आएगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एन टी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, एन आर मतलब नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग बोल सकते हो, नॉन रिक्यूरिंग बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मैंने आपको प्रोनाउंस करके बता दिया, ठीक है। अब अशांत अनवसानी आवर्ती क्या होता है और अशांत अनवसानी अनावर्ती क्या होता है, इन दोनों में फर्क समझो। जैसे देखो आपने जब देखा था कि जब मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो आपके सामने क्या आया बेटा, 3.3333 एंड सो ऑन, यही आया था। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट के बाद में जो नंबर है वो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जो नंबर है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से जब नंबर या नंबर ग्रुप रिपीट होता है, जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर या नंबर ग्रुप जब रिपीट होता है तो वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है बेटा, अशांत अनवसानी आवर्ती, ठीक है। आवर्ती का मतलब आपने देखा होगा, देखो आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती जैसे घड़ी का पेंडुलम है तो घड़ी के पेंडुलम वो एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे वो फिक्स उसमें रोटेट करता रहता है, मतलब उसमें क्या होती है, आवर्ती होती है, यानी रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो जब वो रिपीट होता रहता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आवर्ती बोल देते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर भी नंबर या नंबर ग्रुप क्या होंगे बेटा, रिपीट होंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूं अनावर्ती की, तो जब मैंने 22/7 को 7 का डेसिमल एक्सपेंशन किया था तो उसमें कितना आया, 3.142 एंड समथिंग, इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे थे। तो जब हम बात करते हैं अशांत अनवसानी आवर्ती की तो उसमें नंबर या नंबर ग्रुप रिपीट होंगे, लेकिन अनावर्ती की बात करेंगे तो उसमें नंबर या नंबर ग्रुप रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। अनावर्ती के लिए मैं अगर कुछ और एग्जांपल देना चाहूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जैसे मान लो 3.101001001000 एंड सो ऑन।
आप बोलोगे कि सर इसमें रिपीट हो तो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। देखो 1 और 0 दो ही नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो 1 0 फिर 1 00 फिर 1 000 फिर 1 40 रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक ग्रुप लगातार बढ़ता जा रहा है जीरो का। क्लियर है, तो यहाँ पर इसको रिपीटेशन नहीं मानते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, अशांत, अनवसानी, अनावर्ती। क्लियर है। अब आप एक चीज समझ लेना कि दशमलव प्रसार जब हम बात करते हैं तो दशमलव प्रसार में शांत दशमलव प्रसार जो होता है ना, वो हमेशा कैसा होता है बेटा, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, हमेशा कैसा होगा, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार की जब हम बात करेंगे तो अशांत दशमलव प्रसार में अशांत, अनवसानी, आवर्ती जो नंबर होते हैं, यानी इस टाइप के, जैसे ये 10/3 था, इस टाइप के जो नंबर होते हैं जिनमें नंबर या नंबर ग्रुप रिपीट हो रहे होते हैं, वो भी हमेशा कैसे होते हैं बेटा, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, वो भी कैसे होंगे, परिमेय संख्या होंगे, यानी रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल नंबर। लेकिन अशांत, अनवसानी, अनावर्ती जो नंबर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर होते हैं, यानी अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, ये हमेशा कैसे होंगे, अपरिमेय संख्या होते हैं। और यही वजह है कि पाई की वैल्यू को क्या माना गया, पाई को क्या माना गया है बेटा, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर माना गया है। क्लियर है। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट चीज और बच जाती है, और वो ये है कि अगर आपको बिना डिवाइड किए हुए पता लगाना हो कि कोई नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो वो आप कैसे पता लगाते हो, तो बस वो और देख लेते हैं, उसके बाद में हम आज की क्लास को यहाँ पर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मान लो मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे मान लो मैंने लिखा 17/5, मैंने लिखा 10/3, जैसे मान लो मैंने लिखा 25/33, जैसे मान लो मैंने लिखा 11/30। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे एक और ले लेता हूं, चलो मान लो मैंने लिख दिया 47/8। ठीक है, चलो इनमें देखते हैं। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप बिना भाग दिए हुए कैसे पता लगाओगे कि जो दशमलव प्रसार होगा इनका वो शांत होगा या अशांत होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो जो नंबर दे रखे हैं ना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब अगर वो किसी से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो पहले तो उनको कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, और कैंसिल आउट करने के बाद में सिर्फ आप उसका डिनोमिनेटर देख लो, यानी हर देख लो, बटे वाली संख्या देख लो। जैसे मैं इसकी बात करूं, इसके बटे में कितना है 5, इसके बटे में कितना है 3, इसके बटे में कितना है 33। तो ये तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या थी, प्राइम नंबर थे, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो पहले तो इसके प्राइम फैक्टर करो, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा, 3 × 11। ये भी प्राइम नंबर नहीं है तो इसके भी प्राइम फैक्टर करो, तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। इसके जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो ये जाएंगे बेटा 2 × 2 × 2। अब मैंने बताया कि बिना भाग दिए हुए यानी बिना डिवाइड किए हुए आप कैसे चेक करोगे कि ये टर्मिनेटिंग हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। आप एक ही चीज समझ लो अगर किसी संख्या का हर 2m × 5n इस फॉर्म में आ जाता है तो वो संख्या टर्मिनेटिंग होगी, और इसके अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझो। कहने का मतलब जब भी आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर किए तो उसमें या तो केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, तब तो होगा टर्मिनेटिंग। यानी कैसा होगा टर्मिनेटिंग मतलब शांत। ठीक है, तो अगर 2 या 5 या दोनों आ जाए तब तो शांत होगा, लेकिन इनके अलावा कोई और आ गया, भले वो 2 और 5 के साथ में आ जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो यहां पर कितना है 5, इसलिए ये कौन सा हो गया बेटा, शांत मतलब टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहां पर कितना है 3, मतलब ये कौन सा हो गया, अशांत। ये कौन सा हो गया, अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहां पर 3 और 11 तो कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर देखो 2 भी है और 5 भी है, इस हिसाब से तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ में कौन आ गया, 3 आ गया, तो इसलिए ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर देखो केवल 2 है तो इसलिए ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। क्लियर है। तो आप बिना डिवाइड किए हुए भी चेक कर सकते हो केवल डिनोमिनेटर को देख करके। लेकिन बेटा यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको पहले ये चेक कर लेना है कि वो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। मैं इसका जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा 12/15, तो आप सोचोगे कि सर ने बोला था कि डायरेक्ट आप तो डिनोमिनेटर को उठाओ, तो डिनोमिनेटर कितना है इसमें 15 है, तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए 3 और 5। तो आप सोचोगे कि सर ने बोला था 3 आ गया,
2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग कर दोगे। बेटा ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसका रीजन है कि देखो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। इसको कैंसिल आउट किया आपने, तो ये 3 से कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स और ये 3 से कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स। अब आप देखो डिनोमिनेटर में अकेला 5 है कि नहीं है, तो पहले आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ और उसके बाद में फिर उसे कन्वर्ट करो। बाद में उसे चेक करो 2m और 5n की फॉर्म में वो है या नहीं है। क्लियर है? ये था बेटा डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर्स का। ठीक है, तो सॉरी आज गले में थोड़ी सी खराश है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर कल इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आज की क्लास को तो करते हैं यहीं ख़त्म और मिलते हैं कल की क्लास में नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।